वेलकम टू विराट आईएएस एकेडमी। इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के नेक्स्ट सेशन में स्वागत है आप सभी का। हम लोग आज अपनी शुरुआत करेंगे G20 समिट से। सबसे पहले तो G20 के बारे में थोड़ा सा बेसिक्स। देखो, जो G20 है इस समय ये G20 नहीं है बल्कि G20 प्लस है। कई बार इसे G21 प्लस भी कहते हैं क्योंकि इसमें इस समय 23 कंट्रीज़ हैं। अब ये 23 कंट्रीज़ कौन से हैं ये आप गूगल करके जो ऑफिशियल वेबसाइट है G20 की वहाँ से इन देशों के नाम देख सकते हैं। G20 यानी जो 20 देशों का एक ग्रुप है, ये जो 20 से अधिक देशों का एक ग्रुप है, जी से यहाँ मतलब है ग्रुप से। इसका जो हेड क्वार्टर है वो मैक्सिको के कानकून सिटी में है, कानकून में। और G20 को इस्टेब्लिश किया गया था 2003 में। अब हम अपने मूल मुद्दे की तरफ आते हैं। जो G20 का समिट है, सम्मेलन है, ये नवंबर 2020 में कोरोना पेंडेमिक के आलोक में हुआ और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसमें सजेशन दिया एक नया ग्लोबल इंडेक्स बनाने का, और कहा कि जो नया ग्लोबल इंडेक्स बनेगा ये 4 पिलर्स पर बेस होगा: टैलेंट, टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी और प्रोटेक्शन का भाव, जो अर्थ है उसके प्रोटेक्शन की थीम। तो इससे पहले जो इसकी 14वीं बैठक हुई थी ये 15वीं बैठक थी और 14th इसकी समिट हुई थी 2019 में ओसाका जापान में। अब इम्पॉर्टेंट जो है हमारे कमीशन के एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंस है कि इसकी अगली जो समिट्स होंगी वो कहाँ होंगी, तो 2021 में इटली में प्रस्तावित है, 22 में इंडोनेशिया, और इंडिया में इसकी समिट होनी है 23 में। तो एनुअल इसकी समिट्स होती हैं। G20 है क्या? तो ये एक ट्रेड ब्लॉक है, ये एक व्यापारिक संगठन है। व्यापार के संदर्भ में इसमें वार्ताएं और समझौते होते हैं। नेक्स्ट 12th ब्रिक्स समिट से संबंधित, यानी ब्रिक्स समिट से। देखिए, ब्रिक्स जो है ये 5 देशों का एक समूह है: ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स जो है वास्तव में दुनिया की एमर्जिंग जो इकोनॉमीज़ है उनका ग्रुप है, विश्व की उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। इसका जो सम्मेलन होता है ये एनुअली होता है, वार्षिक सम्मेलन होता है। वास्तव में जो ब्रिक्स है इसे एक ऑर्गेनाइजेशन कहना सही नहीं होगा, बल्कि ये एक वार्षिक सम्मेलन के रूप में है। तो इट इज़ नॉट ए ऑर्गेनाइजेशन बट ये एनुअल समिट है। जो 5 देशों के जो टॉप लीडर्स हैं, जो वहाँ के पीएम या हेड ऑफ द स्टेट्स हैं, उनके बीच जो सम्मेलन होता है उसे ब्रिक्स कहते हैं। तो ब्रिक्स एक कोई संगठन नहीं है। ब्रिक्स की इम्पोर्टेंस दुनिया के लिए इस मायने में है कि इस ब्रिक्स के इन देशों में, यानी इन 5 देशों में, विश्व की 40% जनसंख्या निवास करती है और विश्व का 30% जीडीपी ये 5 देश कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो नवंबर 2020 में ये वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुई, यानी ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस हुई, जिसको होस्ट किया रशिया ने, और ये 12th ऐसा समिट था। तो इंडिया की तरफ से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पार्टिसिपेट किया और जो थीम रखी गई थी इस ब्रिक्स समिट की, उस थीम का नाम है ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा और नवाचारी वृद्धि। देखो, डिप्लोमेसी जो है इसके साथ बहुत सारे प्रेफिक्स लगते हैं, बहुत सारे इससे पहले शब्द जुड़ जाते हैं। जैसे जब इंडिया ने अपनी वैक्सीन पड़ोसी देशों और विश्व के कुछ देशों को भेजी तो ये कहा गया कि भारत वैक्सीन डिप्लोमेसी का इस्तेमाल कर रहा है। वैक्सीन डिप्लोमेसी कहा गया इसको। तो इसी तरह जब ये वर्चुअल तरीके से दुनिया में सम्मेलन हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, आईटी सेक्टर का इस्तेमाल करके या आईसीटी सेक्टर का प्रयोग करके, तो इसे कहा जा रहा है ई डिप्लोमेसी, यानी इलेक्ट्रॉनिक डिप्लोमेसी। तो इसमें अपने हितों को साधने का प्रयास किया जा रहा है। वर्चुअल कॉन्फ्रेंस की इस कड़ी में आसियान कंट्रीज़ का भी एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुआ। देखो, अगर इस समय रीजनल इंटीग्रेशन का सर्वश्रेष्ठ एग्जाम्पल पूछा जाए कि संसार में क्षेत्रीय सहयोग का, क्षेत्रीय एकजुटता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण क्या है, तो वो आसियान ही है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। जो आसियान है इसमें 10 देश हैं। कौन कौन से देश हैं आसियान में? आसियान में इंडोनेशिया है,
मलेशिया है, फिलीपाइंस है, सिंगापुर है, थाईलैंड है, ब्रुनेई है, वियतनाम है, लाओस है, म्यांमार है, कंबोडिया है। ये 10 देश आसियान में शामिल हैं। आसियान की स्थापना 1967 में की गई थी और आसियान का जो सेक्रेटरीट है वो इंडोनेशिया में है, जकार्ता, इंडोनेशिया के शहर जकार्ता में। आसियान का हर साल एक आसियान दिवस भी मनाया जाता है, आसियान डे जिसे बोलते हैं। तो वो 8 अगस्त को सेलिब्रेट होता है हर साल। आसियान का जो मोटो है, मोटो यानी आदर्श वाक्य, जैसे भारत सरकार का मोटो है सत्यमेव जयते, तो आसियान का मोटो है वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। ये मोटो है आसियान का। अब मूल मुद्दे की तरफ लौटते हैं। तो कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए आसियान का ये वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुई और इसकी जो अध्यक्षता की गई, जो प्रेजाइड किया इसको, वो वियतनाम ने किया। इसमें इन सभी देशों के हेड ऑफ़ द स्टेट्स ने भाग लिया और इसके अलावा जो एसोसिएटेड कंट्रीज़ हैं आसियान के, चाइना, जापान और साउथ कोरिया, इन्होंने भी इसमें भाग लिया आसियान की इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में। वियतनाम ने इसमें ये सजेशन दिया कि एक इमरजेंसी कोई फ़ंड बनाया जाए ताकि जो कोविड का ये बीमारी चल रही है, पेंडेमिक, इससे निपटा जा सके। नेक्स्ट समिट से संबंधित ही सार्क का 2020 का कॉन्फ्रेंस है। देखो सार्क जो है ये 8 देशों का एक कॉन्फ्रेंस है सार्क। और सार्क जो बना था 1985 में, सार्क का चार्टर आया था और सार्क के चार्टर को साइन किया गया था ढाका में। तब इस तरह से 1985 में सार्क की स्थापना हुई। सार्क का जो हेडक्वार्टर और सेक्रेटरीट है ये नेपाल की कैपिटल काठमांडू में है। और जो कंट्रीज़ सार्क में शामिल हैं उसमें अफ़गानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, मालदीव्स है, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। लेकिन सार्क एक डेड ऑर्गेनाइजेशन है। इंडिया और पाकिस्तान के संबंधों में तनाव के कारण सार्क बेहतर फंक्शन नहीं कर पा रहा है। तो 2020 में प्राइम मिनिस्टर मोदी के फोर्स करने पर इसका एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुआ और कोविड के आलोक में ही हुआ। और पाकिस्तान की तरफ से तो पाकिस्तान के हेड ऑफ़ द स्टेट ने तो भाग नहीं लिया, वहाँ के एक हेल्थ एडवाइज़र ज़रूर आए। तो इससे साफ पता लगता है कि सार्क एक डेड ऑर्गेनाइजेशन पड़ा हुआ है इस समय। इंडिया और यूरोपियन यूनियन की वर्चुअल समिट हुई, वही आभासी सम्मेलन यानी ऑनलाइन सम्मेलन हुआ। और ये 15वां ऐसा समिट था जिसमें ये दोनों देश जो हैं एक दूसरे से साइंटिफिक फील्ड में कोऑपरेशन करने पर राज़ी हो गए हैं। देखो अब आप एक बात ये समझिए, स्पेशली यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, यूपीएससी कभी भी जो न्यूज़ रहती हैं वहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछता, बल्कि यूपीएससी उस न्यूज़ के पीछे जाएगा या उस न्यूज़ के आगे जाएगा। तो बैकवर्ड फॉरवर्ड संबंध स्थापित करता है यूपीएससी। जैसे यहाँ पर इंडिया यूरोपियन यूनियन की बात है तो यूरोपियन यूनियन के संबंध में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जिन पर चर्चा करना भी ज़रूरी होगा। जैसे कि जो यूरोपियन यूनियन है इस समय 28 देश होते थे, लेकिन जो यूके है, ब्रिटेन, ब्रिटेन अभी इससे निकल गया है, यानी ब्रिटेन ने एग्ज़िट कर दिया है, जिसे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ब्रेग्जिट का नाम दिया गया था। तो ब्रिटेन एग्ज़िट कर गया यानी ब्रेग्जिट हो गया। तो इस समय यूरोपियन यूनियन में कंट्रीज़ की संख्या रह गई है 27। इन 27 देशों में यूरोपियन यूनियन के जो 19 देश हैं इनकी एक साझा मुद्रा है, सिंगल करेंसी है, जिसे यूरो कहा जाता है। यूरो 19 देशों की। जबकि जो बाकी 8 देश हैं, ये जो बाकी 8 देश हैं दे डोंट यूज़ यूरो, ये यूरो का इस्तेमाल नहीं करते। और ये कौन कौन 8 देश हैं? इसमें ब्रिटेन भी था, लेकिन ब्रिटेन अब यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है। अब इसमें 8 देश में बुल्गारिया, क्रोएशिया, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया और स्वीडन, ये देश हैं जिनकी करेंसी यूरो नहीं है। बाकी 19 देशों की करेंसी यूरो है। तो यूरोपियन यूनियन जो अस्तित्व में आया था ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आया था, जब 1952 में एक
कम्युनिटी बनी थी, यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी, और इसके लिए एक संधि हुई थी जिसे ट्रीटी ऑफ पेरिस कहते हैं। तो पेरिस की संधि के फलस्वरूप यूरोपियन यूनियन अस्तित्व में आया था 1952 में, और उसके बाद तो ये रीजनल इंटीग्रेशन का एक शानदार एग्जाम्पल है यूरोपियन यूनियन। यानी जितना ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट और जितना ज़्यादा इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, जो संपन्नता है वो यूरोप में दिखाई देती है, उतनी अधिक विश्व में शायद ही कहीं दिखती हो। नेक्स्ट इशू है हमारा रायसीना डायलॉग का। देखिए रायसीना डायलॉग क्या है। रायसीना डायलॉग एक ऐसी कॉन्फ्रेंस है जो बहुपक्षीय एक सम्मेलन है, अर्थात एक मल्टीलैटरल कॉन्फ्रेंस है जो हर साल आयोजित की जाती है। और क्योंकि रायसीना, देखिए जो रायसीना जो है ये गांव होता था कभी सैकड़ों साल पहले, और इसी गांव पर ये राष्ट्रपति भवन बना है इस समय। ये रायसीना की पहाड़ी है, ये पहाड़ी है थोड़ा ऊंची उठी हुई, ऊंचाई भी है यहाँ पर, जनपद से अगर देखेंगे तो ये ऊंचाई पर दिखाई देता है। तो इसी का सिंबॉलिक है इसका नाम ये। तो प्रेसिडेंट हाउस जिस जगह पर बना है उसे रायसीना हिल्स कहते थे, तो उसी के नाम पर नाम रख दिया रायसीना डायलॉग। तो रायसीना डायलॉग जो है हर साल होस्ट किया जाता है, और क्योंकि रायसीना हिल्स इंडिया के दिल्ली में है तो न्यू दिल्ली में ही ये होता है। और इसमें होता क्या है, जो अंतर्राष्ट्रीय नीति के मामले हैं, इंटरनेशनल पॉलिसी मैटर्स हैं, उन पर इसमें डिस्कशन किया जाता है। इसको मिल करके दो ऑर्गन्स इसका आयोजन करते हैं, होस्ट करते हैं। एक ऑर्गन तो है ORF, यानी जो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन है, और दूसरा ऑर्गन है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, यानी भारत का जो विदेश मंत्रालय है। अब देखिए ORF क्या है, विदेश मंत्रालय तो समझ में आता है। ये ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन क्या है, जो IR में जो लोग हैं वो काफ़ी ORF को पढ़ते भी हैं। तो ORF है क्या, ORF एक स्वतंत्र थिंक टैंक है, एक इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है, और ये न्यू दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है ORF का। अक्सर आप हिंदू में आर्टिकल पढ़ते होंगे तो ORF का भी वहाँ पर आपको जो जो कोटेशन है ORF से भी मिलती होंगी। तो ORF में जो है ये एक इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है, न्यू दिल्ली बेस्ड है। इसके अलावा इंडिया में इसके 3 सेंटर भी हैं दिल्ली के अलावा। एक सेंटर है मुंबई में, दूसरा है चेन्नई में, तीसरा है कोलकाता में। ये सरकार ये एक वेल रिसर्च एनालिसिस देता है, यानी बहुत ज़्यादा रिसर्च करके अपना एनालिसिस देता है ये डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को, यानी पूरी दुनिया की सिविल सोसाइटी को ये अपना रिसर्च प्रोवाइड कराता है, अपनी एडवाइस देता है। इसके अलावा बिजनेस कम्युनिटी को अपनी एडवाइस देता है। इसके अलावा जो एकेडमिक्स है, एकेडमिया, उनको अकादमिक जगत को अपनी एडवाइस देता है, और सरकारों को भी ये अपनी एडवाइस देता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंक टैंक है, और बड़े विद्वान लोग ORF से जुड़े हुए हैं। तो होपफुली ORF आपको क्लियर हुआ होगा। तो रायसीना जो डायलॉग है, इसी ORF और विदेश मंत्रालय के द्वारा ये जनवरी 2020 के बीच संपन्न हुआ, दिल्ली में हुआ, और इसको इनाग्रेट किया प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। इस साल की जो थीम रखी गई थी वो थी 21@20 नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी। 12 देशों के जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो इसमें भाग लेने के लिए भाग लिया उन्होंने। ये 12 कंट्री हैं, आप देख सकते हैं ये कौन कौन से कंट्री हैं। इसके अलावा 700 से ज़्यादा इंटरनेशनल डिप्लोमेट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया, और इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये रही कि 40% स्पीकर्स इसमें महिलाएं थी, जो इस बात को शो करता है कि इंडिया जेंडर इक्वलिटी के लिए कमिटेड है, प्रतिबद्ध है। तो इस सेंस में रायसीना डायलॉग ये संपन्न हुआ। नेक्स्ट हमारा इशू है सागर माथा संवाद। देखो ये सागर माथा है क्या, ये जो सागर माथा है ये वास्तव में नेपाल में जो ये एवरेस्ट माउंटेन है, इसका नेपाली नाम है सागर माथा। सागर माथा सागर माथा एक मल्टी स्टेक होल्डर फोरम है, ये एक मंच है सागर माथा। एवरेस्ट के नाम पर इसका नाम रख लिया। संवाद का मतलब है डायलॉग। तो इसमें मतलब ये ग्लोबल डायलॉग फोरम है, और इसको नेपाल की सरकार के द्वारा शुरू किया गया, नेपाल सरकार द्वारा इसको आरंभ किया गया था। ये हर 2 वर्ष पर नेपाल में इस डायलॉग का आयोजन होता है। जैसे भी हमने पढ़ा कि रायसीना डायलॉग
एवरी ईयर न्यू दिल्ली में होता है। तो सागर माथा संवाद नेपाल में हर 2 साल पर होता है, यानी बाई एनुअली। और अभी मैंने आपसे डिस्कस किया ही कि एवरेस्ट माउंटेन को सागर माथा कहते हैं। तो 2019 में इसको फॉर्म किया गया था। इस सागर माथा संवाद कोई बहुत पुरानी कहानी नहीं है, 2019 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो सागर माथा संवाद होना था 2020 में, लेकिन इसको रद्द कर दिया। किस वजह से? कोरोना की वजह से। और नेपाल ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनवाइट किया था। देखिए नेपाल ने किया, आप यहाँ देखिए, क्योंकि नेपाल की गवर्नमेंट इसको ऑर्गेनाइज करती है। फोरम की जो थीम है, अब उस थीम का जो नाम रखा गया था वो था क्लाइमेट चेंज, माउंटेन्स एंड द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी। ये थीम थी। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को भी इसमें इनवाइट किया था। सार्क के जितने भी हेड ऑफ द स्टेट्स थे उन सबको इनवाइट किया गया था, हेड ऑफ द गवर्नमेंट्स को, हेड ऑफ द स्टेट्स को। तो सागर माथा संवाद, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स हैं, इन्हें आप याद रखने की कोशिश कीजिए। अमेरिका में चेंज ऑफ गार्ड हो गया, सत्ता का परिवर्तन हो गया, और जो बाइडेन साहब हैं वो ट्रंप को रिप्लेस करके 46th प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए। देखो अमेरिका में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अमेरिका में टोटल 538 इलेक्टोरल कॉलेज हैं, और जिस कैंडिडेट को 270 प्लस इलेक्टोरल कॉलेज मिलते हैं उसे ही जीता हुआ मान लिया जाता है। तो 270 प्लस इलेक्टोरल कॉलेज मिलने वाले को, अब हुआ क्या, इस बार काफ़ी डिस्प्यूट हो गया। जो एक्स प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने इसको एक्सेप्ट ही नहीं किया, और काफ़ी फिर बाद में वहाँ कैपिटल हिल विवाद भी हुआ। एक महम की, एनर्की और डिस्ट्रक्शन की स्थिति बन गई, काफ़ी अव्यवस्था फैल गई, हमला हो गया, पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा, तो वो सारी बातें हुई। नेक्स्ट इशू है सनराइज़ मूवमेंट का। ये सनराइज़ मूवमेंट जो है ये अमेरिका के नौजवानों ने शुरू किया था, और सनराइज़ मूवमेंट की स्थापना की गई थी अमेरिका में 2017 में, 2017 में। सनराइज़ मूवमेंट का हेड क्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में, वाशिंगटन में। तो 2 तथ्य याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त जो सनराइज़ मूवमेंट है ये चर्चा में है। चर्चा में इसलिए था ये क्योंकि जो बाइडेन हैं, वहाँ के जो न्यूली इलेक्टेड जो प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने, रिपब्लिकन है वहाँ के, सेड्रिक रिचमंड यानी एक एमपी हैं, और इन्हें वहाँ के लुइसियान जो है, ये एक राज्य है यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान जैसा, तो यहाँ का सीनियर एडवाइज़र इन्होंने मिस्टर सेड्रिक रिचमंड को चुना है। अब सेड्रिक रिचमंड जो हैं, ये ऑयल बेस जो कंपनियां हैं उनसे इन्होंने बहुत बड़ी फंडिंग ली है, ताकि तेल का जो है वो प्रचार प्रसार हो अमेरिका में। जबकि सनराइज मूवमेंट ये चाहता है कि रिन्यूएबल सोर्सेज इस्तेमाल हो एनर्जी के लिए, यानी जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल हो। तो इस तरह से इनका विरोध ये कर रहा है सनराइज मूवमेंट। तो सनराइज मूवमेंट काफ़ी चर्चा में रहा। और जो सनराइज मूवमेंट है इसकी को फाउंडर एक इंडियन लेडी हैं जिनका नाम है वर्षिनी प्रकाश। वर्षिनी प्रकाश। तो होपफुली ये सारे पॉइंट आपको याद रहेंगे। देखो न्यूजीलैंड में एक घटना ने भारत का ध्यान खींचा। संस्कृत जो है एक भारत की बेहद शानदार और प्राचीन लैंग्वेज है। तो जहाँ न्यूजीलैंड में एक इंडियन ओरिजिन के एमपी हैं डॉक्टर गौरव शर्मा, तो डॉक्टर गौरव शर्मा ने वहाँ पर जब वो ओथ लिया, उन्होंने वो वहाँ जीते, वो हैमिल्टन वेस्ट सीट से एमपी बने वहाँ पर, और उन्होंने संस्कृत में अपना ओथ सेरेमनी किया, यानी शपथ उन्होंने संस्कृत में लिया। तो मूल रूप से डॉक्टर गौरव हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन बनता है कि संस्कृत में शपथ किसने लिया और कहाँ लिया। अगला इशू है सागर विजन का। सागर विजन, देखो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2015 से ब्लू इकोनॉमी पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। ब्लू इकोनॉमी पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। हम अभी चर्चा करेंगे ब्लू इकोनॉमी क्या है। तो ब्लू इकोनॉमी में सरकार ये चाह रही है कि इस पूरे एरिया में सबके लिए सिक्योरिटी रहे, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, यही सागर की फुल फॉर्म भी है। तो सागर विजन की शुरुआत की गई थी ताकि ब्लू इकोनॉमी पर फोकस किया जा सके, इस पर बल दिया जा सके। और ये एक समुद्री पहल है, एक ओशन इनिशिएटिव है जो इंडियन ओशन में यानी हिंद महासागर में पीस लाने के लिए, स्टेबिलिटी लाने के लिए और प्रोस्पेरिटी लाने के लिए सरकारी कोशिशें हैं। तो सागर जो शब्द है ये प्रधानमंत्री मोदी ने क्रिएट किया था, जो इस तरह के शब्द देते रहते हैं। यानी एक शब्द ऐसा होगा जो सुनने में लगेगा कि हाँ ये कोई हिंदी का शब्द है, लेकिन वास्तव में
उसकी फुल फॉर्म बना ली जाएगी। जैसे नीति आयोग में जो नीति है ये तो ये पॉलिसी नहीं है, इसका मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसी तरह सागर, इसी तरह अन्य बहुत सारी चीज़ें आप देखते रहते हैं। तो सागर असल में है क्या, सागर मूवमेंट, सॉरी ब्लू इकोनॉमी। तो ब्लू इकोनॉमी पर हम चर्चा कर रहे थे। सागर तो आप समझ गए, सागर विजन क्या है। तो ब्लू इकोनॉमी यहाँ इंपॉर्टेंट है। नीली अर्थव्यवस्था, नीली अर्थव्यवस्था का उद्देश्य है कि जो ओशियन के रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन हैं समुद्र के, महासागर के, उन संसाधनों का सस्टेनेबल यूज करना, यानी सतत प्रयोग। सस्टेनेबल यूज आप जानते ही हो कि ऐसे प्रयोग को कहते हैं जिसमें संसाधनों का प्रयोग इस प्रकार से किया जाता है ताकि आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए भी संसाधन बचे रहें। इस प्रयोग को सस्टेनेबल यूज कहते हैं। तो ब्लू इकोनॉमी इसी से रिलेटेड है, इस बात को आप याद रखिएगा, ये बात इंपॉर्टेंट है। तो नीली अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है, सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशियन रिसोर्सेज से है। नेक्स्ट है फाइव आइज। देखिए फाइव आइज में 5 ये देश हैं, 5 का मतलब है 5, 5 आँखें। तो इसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन और अमेरिका है। और उद्देश्य वही है कि चाइना पर निगाह रखना। देखो चाइना को कंटेन करने की बहुत अधिक कोशिशें वेस्टर्न वर्ल्ड कर रहा है, तो इसका मतलब चाइना उभर रहा है। इसका ये मतलब भी तो है ना कि चीन पावर है आज की डेट में, तभी तो उसे दबाने का कोशिश किया जा रहा है। तो फाइव आइज इस तरह से है ताकि आपस में ये सभी देश इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन शेयर करें, और भविष्य में इसमें ये भी शामिल हो सकते हैं। इंडिया आइडियाज समिट, तो यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल की तरफ से ये समिट हुई जुलाई 2020 में, और इसके 45 साल भी पूरे हुए। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी इसको एड्रेस किया, संबोधित किया। और जो अमेरिका के बिजनेसमैन हैं उन्हें कहा कि आप इंडिया में इन्वेस्ट कीजिए। तो ये इंडिया आइडियाज समिट थी। तो इंडिया आइडियाज समिट किसके लिए थी, यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल का ये एक फोरम है, एक मीटिंग था। नेक्स्ट है क्रा कनाल। क्रा कनाल चर्चा में रही, चर्चा में इसलिए रही कि एक प्रोजेक्ट है एक, और ये प्रोजेक्ट है कि इसमें थाईलैंड क्या कर रहा है कि थाईलैंड जो इंडियन ओशन है वहाँ पर एक बड़ी नहर जो है उसका एक मेन लीडर है थाईलैंड उसे बनाने में। तो क्रा नहर से जो ये क्रा नहर है ये 135 किलोमीटर लंबी होगी और थाईलैंड की खाड़ी को ये अंडमान सागर से जोड़ेगी। इससे इंडियन ओशन और जो साउथ चाइना सी है इसके बीच की दूरी कम हो जाएगी। जैसे सुएज कनाल है, पनामा कनाल है, तो उस टाइप की कनाल होगी। तो इंपॉर्टेंट इवेंट ये रहा कि चाइना को इस प्रोजेक्ट से बाहर का रास्ता दिखाया गया। अब चाइना इस प्रोजेक्ट को डील नहीं करेगा। तो क्रा कैनाल इंपॉर्टेंट है, यह क्रा नहर तो कहाँ है और किस उद्देश्य के लिए है ये बात आप जान चुके हैं। नेक्स्ट है चाबहार प्रोजेक्ट। चाबहार प्रोजेक्ट, देखो ये चाबहार क्या है, वास्तव में ये ईरान के भीतर भारत द्वारा विकसित किया जा रहा एक बंदरगाह है, एक पोर्ट है, ताकि जो अफ़गानिस्तान है वहाँ तक अपनी पहुँच बनाने के लिए, अपनी एक्सेस बनाने के लिए पाकिस्तान को बाईपास किया जा सके। तो वर्किंग ग्रुप की बैठक भी हुई इस संबंध में दिसंबर 2020 में, इंडिया, ईरान और उज़्बेकिस्तान की। और इसमें काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ ये रही कि जो चाबहार पोर्ट है वहाँ से लेकर के अफ़गानिस्तान के जाहिदान तक, अफ़गानिस्तान सीमा पर एक राज्य है ईरान का जाहिदान, वहाँ तक रेलवे लाइन बिछाई जानी थी और रेलवे लाइन बिछाने को लेकर समझौता हो गया था इंडिया से। तो चाबहार बंदरगाह से जाहिदान तक रेलवे लाइन इंडिया को बिछाना था, लेकिन ईरान ने इंडिया को इससे बाहर कर दिया और ईरान ने कहा कि ये हम स्वयं बनाएंगे। तो ऐसा डिप्लोमेटिक सर्कल में कहा गया कि ये ईरान के ऊपर क्योंकि वैश्विक दबाव है और भारत द्वारा अमेरिकन दबाव में ईरान से अपने जो व्यापारिक जो संबंध थे उनको तोड़ दिया गया था, तो उसके पश्चात ही ईरान का रिएक्शन था। तो यहाँ इंपॉर्टेंट चाबहार प्रोजेक्ट फिर से चर्चा में आ गया था। तो जो चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट है 2003 में इस पर साइन हुए थे, समझौता हुआ था ईरान और इंडिया के बीच में, और 2016 में इसको बनाने पर साइन हुए थे। तो प्रोजेक्ट पर साइन 2003 में सहमति हुई और पोर्ट के बनाने के समझौते पर साइन हुए 16 में। देखो इस समय भारत के पड़ोस में जितने भी देश हैं सबसे अच्छे भारत के संबंध दो देशों से हैं। एक देश है अफगानिस्तान, नंबर 1 संबंध तो अफगानिस्तान से है, और दूसरा है बांग्लादेश। दोनों से काफ़ी अच्छे संबंध हैं भारत के। तो दिसंबर 2020 में वर्चुअल समिट हुई, काफ़ी दोनों देशों ने अच्छी अच्छी बातें की, दोनों देशों के प्राइम मिनिस्टर्स ने
काफ़ी कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन हुआ, 7 समझौते भी हुए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो जिस बात ने ध्यान खींचा वो था चिलाहाटी और हल्दीबाड़ी रेल लिंक। चिलाबाटी और हल्दीबाड़ी रेल लिंक। असल में ये जो चिलाबाटी है ये बांग्लादेश में है, चिलाहाटी जो है ये बांग्लादेश में है, और जो हल्दीबाड़ी है ये भारत में है। तो कभी पहले बिफोर इंडिपेंडेंस यहाँ ट्रेन रूट चलता था और 65 तक भी चलता रहा, और जब इंडिया पाकिस्तान वार हुआ तो बांग्लादेश उस समय पाकिस्तान था, तो तब से रूट बंद हो गया था। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने स्टेटमेंट में कहा भी कि हमारी जो पॉलिसी है वो नेबरहुड फर्स्ट है, यानी पहले पड़ोसी, नेबरहुड फर्स्ट, और हम बांग्लादेश को हर क्षेत्र में सहयोग करना जारी रखेंगे। तो ये रूट का नाम याद रखिएगा, रूट का नाम है चिलाहाटी हल्दीबाड़ी, चिलाहाटी हल्दियाबाड़ी, इंग्लिश वाले ऐसे देख सकते हैं। नेक्स्ट है जो न्यूक्लियर वेपन्स ट्रीटी है, प्रोहिबिशन ट्रीटी, तो ये 22 जनवरी 2021 से लागू हो गई है। और अब अगर किसी देश ने इस पर अपने साइन किए हुए हैं तो वो देश न्यूक्लियर वेपन्स का एक्सपेंशन नहीं कर सकता, उसमें डील नहीं कर सकता। हालांकि इंडिया ने इस पर साइन नहीं किया, इसका सपोर्ट नहीं किया है। तो 120 कंट्रीज़ इसका सपोर्ट कर चुके हैं, न्यूक्लियर वेपन प्रोहिबिशन ट्रीटी का। म्यांमार जो इस समय बहुत ज़्यादा ब्लड शेड का शिकार है, म्यांमार में ऑफिशियल जो खबरें आई हैं 500 ज़्यादा लोग सीधे गोली से मारे गए हैं, तो वहाँ पर मिलिट्री कू हुआ, मिलिट्री ने कू कर दिया। वास्तव में म्यांमार का जो इतिहास है, लोकतांत्रिक इतिहास, वो हमेशा दागदार रहा है। वहाँ की सेना हमेशा से सत्ता में हस्तक्षेप करती रही है। तो म्यांमार में तो लंबी अवधि के बाद वहाँ की जो लोकप्रिय नेता हैं आंग सान सू की, उन्होंने सत्ता में वापसी की थी, और उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है, उनकी पॉलिटिकल पार्टी का नाम है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। तो इसने चुनाव जीत लिया था, अभी नवंबर 2020 में इलेक्शन हुआ था, तो नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने इलेक्शन जीत लिया। लेकिन वहाँ की सेना ने आरोप लगाया कि चुनाव फेयर नहीं हुआ, और आरोप लगाकर आंग सान सू की को जेल में डाल दिया और वहाँ की सत्ता पर अपना अधिकार कर लिया। वैसे भी अगर वहाँ लोकतंत्र भी रहता है तो ऐसा प्रावधान किया गया है कि म्यांमार की जो संसद है वहाँ आर्मी को कुल सीटों की 25% सीटें दी गई हैं, और जो इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियोज़ हैं, जो महत्वपूर्ण मंत्री हैं, वो भी सेना के लिए रिजर्व हैं, जैसे डिफेंस मिनिस्टर हुआ, है ना, इस तरह की जो इम्पोर्टेंट पोस्ट है। तो अभी तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मेहम की स्थिति है, काफ़ी ज़्यादा हिंसा हो रही है, और इमरजेंसी लगाई हुई है आर्मी ने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इंडिया और चाइना के बीच जो एक लंबा तनाव चलता रहा, जिसमें भारत के बहुत सारे सैनिक भी मारे गए, शहीद हुए सैनिक। तो फरवरी 21 में इन सारे घटनाक्रमों को उस समय विराम लगा जब इस पेंगोंग झील को लेकर इंडिया और चाइना के बीच एक समझौता हो गया, और ये तय हुआ कि जो पहले की स्थिति थी, सेनाएं वापस लौट जाएंगी उन्हीं जगहों पर जहां वो पहले थी। तो अप्रैल 2020 में जहां सेनाएं थी उस वाली सिचुएशन में लौटने की सेनाओं के दोनों देशों ने कमिटमेंट शो किया, और कई सारे और जगहों से भी सैन्य वापसी की प्रक्रिया भी चल रही है। तो अभी तो पेंगोंग पर यह समझौता हुआ है, पेंगोंग झील पर। इसके अलावा जो डेप्सांग है, गोगरा है, हॉट स्प्रिंग है, यहाँ से भी सैन्य वापसी की तैयारी चल रही है। तो ये तब तक ये तैयारियां चलती रहेंगी जब तक वो स्थिति पुरानी नहीं आ जाती। देखो जो फिंगर है, कई सारे फिंगर्स हैं वहाँ, फिंगर 3, फिंगर 8। तो ये जो पेंगो झील है, इस पेंगो झील को कई सारे फिंगर्स में डिवाइड किया गया है। तो कहीं भी डिस्प्यूट नहीं है, डिस्प्यूट केवल फिंगर 8 पर है, फिंगर 8। भारत का ये दावा है कि जो एलएसी है, एलएसी क्या है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये चाइना और इंडिया के बीच की एक, आप इसको बाउंड्री मान सकते हैं। तो भारत का कहना है कि फिंगर 8 तक एलएसी जाती है, जबकि जो जो चाइना है, चाइना कहता है कि फिंगर 8 तक नहीं जाती बल्कि फिंगर 2 से होकर गुजरती है। तो अगर फिंगर 8, अगर ये भारत है तो ये फिंगर 8 है, तो यहाँ चाइना की अंतिम चौकी है, जबकि ये फिंगर 2 है, इधर चीन है।
तो भारत का दावा है कि यहाँ तक LAC है, यानी हमारी सीमा यहाँ तक है, इतना अधिक है। जबकि चीन का कहना है कि नहीं, सीमा यहाँ है, LAC यहाँ है, भारत के हिसाब से LAC यहाँ है। तो फिंगर 8 को लेकर स्थिति है, चीन के हिसाब से फिंगर 2 को लेकर। तो ये रणनीतिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण झील है और ये चुशूल घाटी के नज़दीक है। वहाँ की एक वैली है चुशूल वैली, उसके नज़दीक है। तो काफ़ी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड ये झील है, काफ़ी स्ट्रेटेजिकल लोकेशन है इसकी। देखिए, रोहिंग्या शरणार्थियों का मुद्दा पूरी दुनिया में छाया हुआ है और रोहिंग्याज जो म्यांमार के भीतर एक अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय था, किस प्रकार से वहाँ पर एथनिक क्लैशेस हुए और पोग्रोम हुआ, नरसंहार हुआ। तो ये रोहिंग्याज ने बांग्लादेश में शरण ली। तो बांग्लादेश ने अब इन रोहिंग्याज के लिए एक द्वीप बनाया, एक द्वीप पर निर्णय लिया है कि वहाँ इनको बसाया जाएगा। और ये द्वीप है भैशन चर आइलैंड, ये आइलैंड है। 7,000 अभी तक इस रोहिंग्याज जो रेफ्यूजीज़ हैं वो इस पर चले गए हैं और टारगेट ये है कि 1 लाख रोहिंग्याज को यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे। अब ये 40 किलोमीटर दूर है हतिया आइलैंड से, ये भी बांग्लादेश में ही है। और जो मेघना है, जिसे भारत में गंगा कहते हैं, तो वहाँ पर उसके ये किनारे पर है, ये उसके गाद से, उसकी सिल्ट से बना था। देखो, फिर ईरान का इशू आ गया। हम बार बार ये पढ़ रहे हैं कि जो मिडिल ईस्ट है, मिडिल ईस्ट, ये हमारे एग्जामिनेशन के लिए, कमीशन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हर साल आप देखें यूपीएससी में या स्टेट सिविल सर्विसेज में एक क्वेश्चन ज़रूर यहाँ से रहता है, ज्योग्राफी में या करंट अफेयर्स में। तो यहाँ की कुछ सिचुएशन ऐसी बन रही है कि कल भी हमने डिस्कस किया था कि एक पावर है इस क्षेत्र की सऊदी अरेबिया, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। दूसरी पावर है ईरान। सऊदी अरेबिया सुन्नी कल्ट का फॉलोवर है, ईरान शिया कल्ट का फॉलोवर है। तो दोनों के बीच इस क्षेत्र में अपने प्रभुत्व के स्थापना को लेकर, डोमिनेशन बनाने को लेकर लगातार तनातनी चलती रहती है। उधर जो सऊदी अरेबिया है, इसके प्रभुत्व का एक संगठन है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। तो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की मीटिंग में ये तय हुआ कि ईरान को अलग थलग किया जाए। वास्तव में गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में कई सारे देश हैं, जैसे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में UAE है, बहरीन है, इजिप्ट है, ये सब अरब के सहयोगी देश हैं, सऊदी अरब के सहयोगी देश हैं। और ये चाहते हैं कि ईरान को अलग थलग कर दिया जाए, हर तरह से अलग अलग कर दिया जाए। पहले जो कतर नामक देश था, इस पर भी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल ने प्रतिबंध लगाया हुआ था, लेकिन बाद में फिर इसी सम्मेलन में जो जनवरी 21 में अभी हुआ, 1 महीने पहले, तो यहाँ पर कतर के ऊपर से तो प्रतिबंध हटा लिए गए, लेकिन ईरान को अलग थलग करने की जो रणनीति है उस पर आगे बढ़ गए हैं। तो ये एक ऐसा इनका मानना है गल्फ कोऑपरेशन वाले देशों का कि ईरान जो है वो एटॉमिक मिसाइल्स और बैलिस्टिक मिसाइल पर काम कर रहा है, तो उससे हमारी स्थिरता और सुरक्षा को बहुत बड़ा खतरा है। और ये जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है 1981 में स्थापित हुई थी, 1981 में गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल बनी थी। अब गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में कौन कौन से देश हैं, आप ये गूगल कर सकते हैं। अगले इशू की तरफ हम चल रहे हैं। यहाँ देखिए, ये सारे देश इसमें डाल भी दिए गए हैं नोट्स में, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये सारे देश हैं गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में। नेक्स्ट हमारा इशू है इसराइल का। हमने कल भी पढ़ा था कि इस समय कोरोना पीरियड में एक बहुत बड़ा जमी हुई रिश्तों में बर्फ़ पिघली है मिडिल ईस्ट में, मध्य पूर्व में। मध्य पूर्व का सबसे शक्तिशाली देश है इसराइल, और इसराइल की अरब देशों से जो शत्रुता है वो बिल्कुल सभी लोग जानते हैं कि 2 युद्ध हो चुके हैं और इसराइल ने बहुत बड़े इनके क्षेत्र पर अधिकार बिगड़ लिया। जॉर्डन का बहुत बड़ा, सीरिया का हिस्सा कब्जाया हुआ है, इसराइल के अधिकार में है। लेकिन अभी रिश्तों में जमी बर्फ पिघल रही है और इसराइल के अरब देशों के साथ संबंध लगातार बेहतर हो रहे हैं। तो इस UAE के साथ हमने पढ़ा था कि संबंध बेहतर हुए, बहरीन के साथ हुए, और इस समझौते को कहा गया था अब्राहम समझौता, अब्राहम एकॉर्ड। अब एक कदम और आगे बढ़ते हुए इसराइल ने अपने संबंध मोरक्को के साथ और बेहतर कर लिए हैं, यानी मोरक्को के साथ इसराइल के डिप्लोमेटिक रिलेशंस हो गए हैं। और इन सब के पीछे देखो कहीं ना कहीं अमेरिकन हैंड है। अब दोनों देशों के एक दूसरे के यहाँ जो दूतावास हैं वो बनेंगे, और इस सारी कवायद के पीछे इसराइल का उद्देश्य है
व्यापार का एक बहुत बड़ा लीडर बन के उभरना, टूरिज्म का प्रमोशन होना, एफडीआई को अट्रैक्ट करना, एक्सपोर्ट बढ़ना। तो इसराइल को मार्केट चाहिए, हमेशा इसराइल अमेरिका पर निर्भर नहीं रह सकता। तो ये अब्राहम एकॉर्ड है जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अमेरिका ने दिसंबर 2020 में इंडिया को ब्लैक लिस्ट कर दिया और इंडिया को उस लिस्ट में डाल दिया जिसे करेंसी मैनिपुलेटर वाले देश कहते हैं। यानी ये कहा गया कि इंडिया जो है करेंसी को मैनिपुलेट कर रहा है, यानी जानबूझकर अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट कर रहा है, अवमूल्यन कर रहा है करेंसी का, अवमूल्यन। जब कोई देश अपनी करेंसी को डिवैल्यू करता है तो उसके एक्सपोर्ट बढ़ जाते हैं, ये इकोनॉमी में हम पढ़ चुके। तो ये बोला अमेरिका ने भारत पर आरोप लगाकर कि भारत इंटेंशनली डेलिबरेटली अपनी करेंसी को डाउन कर रहा है और ये इंटरनेशनल बिजनेस के लिए ठीक नहीं है, हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। तो ऑब्जर्वर उसमें रख दिया इंडिया को। क्वाड के बारे में भी हमने पढ़ा था, आप याद कीजिए। 4 देशों का समूह है, उद्देश्य है चाइना को कंटेन करना। ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, इंडिया है और अमेरिका है। तो ये सब हुआ। मालाबार जो मिलिट्री एक्सरसाइज है ये भी क्वाड वाले करते रहते हैं केरल के पास। नेक्स्ट है, देखिए ब्रेग्जिट की बात हुई थी। ब्रेग्जिट से ब्रिटेन बाहर आ गया है। अभी हमने यूरोपियन यूनियन के बारे में पढ़ा था कि 27 देश हैं, 19 देशों में सिंगल करेंसी चलती है यूरो, जबकि 8 देशों में यूरो करेंसी नहीं अडॉप्ट की हुई है। डेनमार्क है, स्वीडन है, ये सब देश हैं, चेक रिपब्लिक है। तो ब्रेग्जिट से अब यानी ब्रेग्जिट कर गया ब्रिटेन, यानी यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन बाहर आ गया है। तो वहाँ पर उन्होंने रेफरेंडम कराया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, और 52% लोगों ने इस फेवर में वोट दिया कि हमें यूरोपियन यूनियन से बाहर आ जाना चाहिए। तो धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं, अभी 1 साल का टाइम और लगेगा। 3 देशों में इंडिया के मिशन ओपन होंगे, एस्टोनिया, पराग्वे और डोमिनिकन गणराज्य। आप मैप में इनकी लोकेशन देख लीजिए यूपीएससी के प्रीलिम्स के पॉइंट से। नेक्स्ट है सार्क। सार्क जिसकी अभी चर्चा की, सार्क एक डेड ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट देखिए शाहतूत डैम कहाँ बन रहा है। हमने कल सलमा डैम के बारे में पढ़ा था और शाहतूत डैम के बारे में पढ़ा था। तो एस जयशंकर जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने अफ़गानिस्तान के लिए मिलियंस ऑफ यूएस डॉलर की एड का ऐलान किया, जिसमें वहाँ का काबुल के पास बन रहा शाहतूत डैम भी शामिल है। शाहतूत डैम एक पोर्टेबल वाटर डैम है जिससे जो सेफ़ वाटर है, क्लीन वाटर है, वो काबुल के जो रेजिडेंट्स हैं उन्हें मिलेगा। तो शाहतूत डैम जो है, इसका नाम ये लालंदर भी कहते हैं इसको वहाँ अफ़गानी लैंग्वेज में, और पूरा नाम है इसका मीन लेटले शाहतूत, ये भी एक इसका नाम है। तो ये दोनों डैम आप याद रखेंगे, शाहतूत डैम और सलमा डैम पहले बनाया जा चुका है भारत द्वारा अफ़गानिस्तान में। ट्रंप एक ऐसे अमेरिकन प्रेसिडेंट, सिंगल प्रेसिडेंट बन गए हैं जिन पर 2 बार इम्पीचमेंट प्रोसेस लाने की कोशिश हुई अमेरिकन संसद में, जिसे कांग्रेस कहते हैं। कांग्रेस किसी पार्टी का नाम नहीं है अमेरिका में, बल्कि वहाँ की संसद का नाम है। हालांकि ये पास नहीं हो सका, पास नहीं हुआ। नेक्स्ट देखिए जो टर्की है, टर्की में इंडिया की तरह डिफरेंट स्टेट्स हैं। तो वहाँ का एक स्टेट है जिसका नाम है दयार बाकिर। दयार कहते हैं स्थान को, एरिए को, और बाकिर कहते हैं विद्रोही को, बागी जिसे बोलते हैं, बागी का ये अपभ्रंश है। तो वहाँ पर जो भारत के महान क्रांतिकारी थे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के स्थान पर एक शहर है जो उस समय के जो 20वीं शताब्दी के आरंभ के जो वहाँ के उस समय शासक थे कमाल अतातुर्क पाशा, वो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी से अत्यधिक प्रभावित थे। तो उन्हीं के नाम पर बिस्मिल सिटी वहाँ पर बनाया गया। तो बिस्मिल सिटी 1936 में अतातुर्क कमाल पाशा जो उस समय के रूलर थे टर्की के, उन्होंने बनाया, और भारत में ये शहादत का प्रतीक था ये नाम बिस्मिल का। और बिस्मिल द्वारा ही वो प्रसिद्ध कविता लिखी गई थी जिसे आप सभी ने पढ़ा होगा। बिस्मिल कहाँ के रहने वाले थे? देखिए बिस्मिल ये उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के रहने वाले थे। ये क्वेश्चन भी पूछा गया यूपीपीसीएस में, शाहजहांपुर के। और शाहजहांपुर ने बहुत सारे क्रांतिकारी दिए, अशफाक उल्लाह, लहरी, बिस्मिल, और इसीलिए शाहजहांपुर को शहीदों की नगरी कहते हैं या क्रांति धरा भी कहते हैं, क्रांति नगरी भी कहते हैं शाहजहांपुर को। मी टू अभियान चला और फ्रांस में अब उससे एक कदम आगे बढ़ते हुए अभियान चल रहा है मी टू इंसेस्ट। मी टू इंसेस्ट, मी टू इंसेस्ट क्या है?
अगर किसी महिला का उसके ही परिवार के सदस्य द्वारा कोई सेक्सुअल ऑफेंस या इस तरह का कोई यौन दुर्व्यवहार किया जाता है तो वो उस आंदोलन के विरुद्ध अपनी आवाज़ बुलंद कर रही हैं फ्रांस में। तो इस आंदोलन का नाम है मी टू इंसेस्ट। फ्रांस के बाद नेक्स्ट एक पर्सनालिटी है जो चर्चा में रही है, वह है रशियन पर्सनालिटी जिनका नाम है एलेक्सी नेवलिनी। ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन है वहाँ के, जिन्हें जेल में डाल दिया गया है करप्शन का आरोप लगाकर। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि क्योंकि ये सीधा चैलेंज कर रहे हैं वहाँ के प्रेसिडेंट पुतिन को, उनको चैलेंज कर रहे थे, इसलिए जेल में डाला गया। लेकिन फिर भी ये नाम इंटरनेशनल सर्कल में काफ़ी चर्चा में रहा, एलेक्सी नेवलिनी अभी भी चर्चा में है। नेक्स्ट और लास्ट हमारी न्यूज़ है, आखिरी न्यूज़ है आज की, FATF से संबंधित, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। देखो पाकिस्तान को इसकी ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया, पहले भी ग्रे लिस्ट में था, बरकरार रखा गया है। तो FATF काफ़ी चर्चा में है, पाकिस्तान पर बहुत ज़्यादा दबाव है इस FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से बाहर निकलने का। तो मैंने जैसे आपसे डिस्कस किया था कि यूपीएससी के लिए और सिविल सर्विसेज के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में क्यों आया, बल्कि इंपॉर्टेंट ये है कि FATF क्या है। हमें बैकवर्ड और फॉरवर्ड रिलेशन एस्टेब्लिश करना होता है, तो FATF इंपॉर्टेंट है। तो FATF क्या है? देखो FATF एक अंतर सरकारी संस्था है, इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, 1989 में बनी थी पेरिस में। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य है मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल करना और जो टेरर फाइनेंसिंग है या टेरर फंडिंग है, आतंकी फंडिंग, उस पर कंट्रोल लगाना। इसका जो सचिवालय है FATF का, वो सचिवालय पेरिस में ही है, OECD के हेडक्वार्टर के अंदर। OECD क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये भी एक संगठन है। FATF के अंदर मेंबर हैं टोटल 37 देश इसके मेंबर हैं। और FATF के अंदर दो प्रमुख सूचियां होती हैं, दो लिस्ट होती हैं। एक लिस्ट को कहा जाता है ग्रे लिस्ट और दूसरी लिस्ट को कहा जाता है ब्लैक लिस्ट। तो ग्रे लिस्ट क्या होती है? देखो ग्रे लिस्ट में वो देश आते हैं जो टेररिस्ट फंडिंग की सुरक्षित पनाहगाह होते हैं और जो मनी लॉन्ड्रिंग की सुरक्षित पनाहगाह होते हैं, सेफ हेवन जो होते हैं, सेफ हेवन। तो ऐसे देश डाल दिए जाते हैं ग्रे लिस्ट में। इसी वजह से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है। और अगर लंबे समय तक पाकिस्तान कोई सबूत नहीं दे पाया या ऐसे ठोस कदम पाकिस्तान के द्वारा नहीं उठाए गए टेरर फंडिंग के अगेंस्ट, मनी लॉन्ड्रिंग के अगेंस्ट, तो फिर पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा और फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक रूप से देशों के साथ डील करना पाकिस्तान के लिए असंभव हो जाएगा। ना लोन ले सकेगा, ना अपना माल किसी को एक्सपोर्ट कर सकेगा, ना इंपोर्ट कर सकेगा। इस प्रकार का आर्थिक प्रतिबंध उस पर लगाए जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को आज समाप्त किया। नेक्स्ट सेशन फिर शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।